हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं नवंबर 20 एग्जाम का फाइनल एडवांस ऑडिटिंग का पेपर। और इस पेपर की कुछ की ऑब्जर्वेशंस हैं जो पिछले पेपर से हम कह सकते हैं कि जो पास्ट में एग्जाम हुए हैं मई 19 में, नवंबर 19 में या उससे पहले, एक डिफरेंस नजर आ रहा है पेपर के अंदर। और वो डिफरेंस क्या है कि पहले क्या होता था कि जो पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन होते थे, आरटीपीस के क्वेश्चन होते थे, एमटीपीस के क्वेश्चन होते थे, उन्हीं क्वेश्चंस को रिस्ट्रक्चर करके दे दिया जाता था और लगभग मोर देन 90% पेपर के अंदर वही पास्ट एग्जाम, आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को पूछा जाता था। बट जो नवंबर 20 का पेपर है, इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, उन क्वेश्चंस की फ्रेमिंग को देखकर लगता है कि हाँ, पैटर्न चेंज हो रहा है। और अब एक्सपेक्ट किया जाता है स्टूडेंट से कि उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, क्या उन्होंने अपनी आर्टिकलशिप को प्रॉपर से किया है या नहीं किया। सीए फाइनल का पेपर 2.5 years की आर्टिकलशिप के बाद होता है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने इस चीज को कभी सोचा हो कि 2.5 year की आर्टिकलशिप के बाद सीए फाइनल का पेपर लिया जा रहा है, उसके पीछे थॉट क्या होगी। उसके पीछे थॉट जो हो सकती है वो ये है कि आपने 2.5 year की आर्टिकलशिप के अंदर जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, प्रैक्टिकल अप्रोच रही है, उन चीजों को एग्जाम के अंदर भी आपसे पूछा जाना। हो सकता है ये थॉट रही हो, क्योंकि पेपर को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर फ्रेम किए गए हैं। जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज एज यूजुअल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की रही है। देयर आफ्टर बाकी जो चीजें हैं लाइक कंपनी ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, वो लगभग ऑन एन एवरेज जैसे आते हैं वही आए हैं। बट जो सबसे खास बात इस पेपर की रही वो अब की बार जो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं उन क्वेश्चंस की रही। क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम किए गए हैं। जो स्टूडेंट के साथ मेरी डिस्कशन हुई है, कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि पेपर डिफिकल्ट है, कुछ स्टूडेंट्स का मानना है पेपर एवरेज है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, जिन स्टूडेंट्स ने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अपने सब्जेक्ट को पढ़ा था, मींस जो खाली क्वेश्चन बैंक के ऊपर रिलाई नहीं करते थे, जो पास्ट एग्जाम, आरटीपी, एमटीपी पर पूरी तरह से रिलाई नहीं करते थे, रादर कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते थे, सब्जेक्ट को स्टडी करते थे, उनको ये पेपर शायद से एक एवरेज लेवल का रहा होगा, या थोड़ा सा, मैं मानता हूं थोड़ा सा शायद उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा हो। बट यदि मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास में, इवन क्लास के बाद भी एक ही क्वेश्चन करते थे, सर क्या स्कैनर कर लें सफिशिएंट होगा, क्या क्वेश्चन बैंक कर लें सफिशिएंट होगा, उनके लिए मैं कह सकता हूं डेफिनेटली ये पेपर काफी टफ रहा होगा। रीजन क्या है कि जो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं अब की बार, वो क्वेश्चन जैसे पास्ट में डायरेक्ट थ्योरेटिकल या 3-4 लाइनें केस की कोई बनाकर फिर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता था, उस तरीके से ना होकर रादर एक पूरा केस दिया गया और उसके ऊपर क्वेश्चंस को पूछा गया। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो पहली बार ही एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। मैं पहले आपको जो वेटेज है टॉपिक का वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर 7 क्वेश्चंस आए हैं और ये जो एग्जामिनेशन वेटेज है ये सिर्फ डेस्क्रिप्टिव पार्ट की है। इट इज ओनली फॉर द डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। एमसीक्यू की हम डिस्कशन नहीं कर रहे, रीजन बीइंग एमसीक्यूज पब्लिक डोमेन के अंदर इशू नहीं किए जाते। 240 पर, 250 पर, 260 पर 3 क्वेश्चन 200 की सीरीज पर आए हैं, जिस सीरीज को सबसे कम इंपॉर्टेंट माना जाता है फाइनल लेवल पर। 3 क्वेश्चन 500 की सीरीज पर, 300 की सीरीज पर एज सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक क्वेश्चन 720 पर था।
प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, अराउंड 3 क्वेश्चन है जिनकी एग्जामिनेशन वेटेज 14% की रही। कंपनी ऑडिट में एक क्वेश्चन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, एक क्वेश्चन कारों पर, एक क्वेश्चन सेबी एलओडीआर पर और एक क्वेश्चन एनएफआरए के ऊपर पूछा गया है। बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज एंड एनबीएफसी पर एक एक क्वेश्चन है, पीएसयू के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट में एक क्वेश्चन मैनेजमेंट ऑडिट पर है, एक क्वेश्चन फोरेंसिक ऑडिट पर है। इंटरनल ऑडिट के ऊपर, ऑपरेशनल ऑडिट के ऊपर, टैक्स ऑडिट के ऊपर, जीएसटी ऑडिट के ऊपर, पीयर रिव्यू के ऊपर, क्वालिटी रिव्यू के ऊपर कोई क्वेश्चन एज सच फ्रेम नहीं हुआ है। ये वेटेज है एग्जाम की जो क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन वाइज एनालिसिस भी मैंने यहां पर आपको प्रोवाइड की है। जो फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन 501 का, सेकंड क्वेश्चन 560 का, थर्ड क्वेश्चन 720 का है। सेकंड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड का, एक कंपनी ऑडिट का और एक प्रोफेशनल एथिक्स का है। थर्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बैंक ऑडिट का, एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का और एक प्रोफेशनल एथिक्स। फोर्थ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड का, दूसरा क्वेश्चन कंपनी ऑडिट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक कारों का। फिफ्थ क्वेश्चन एक मैनेजमेंट ऑडिट, एक कंपनी ऑडिट, एक प्रोफेशनल एथिक्स और फिफ्थ क्वेश्चन के सी पार्ट में एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन और दिया गया। उस क्वेश्चन को हम ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज उसके अंदर भी डाल सकते हैं, ऑडिट इन आईटी एनवायरनमेंट उसके अंदर भी डाल सकते हैं, एसए 315 उसके अंदर भी उस क्वेश्चन को कवर अप किया जा सकता है। मैं एक एक क्वेश्चन अभी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और सिक्स क्वेश्चन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, फोरेंसिक ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ एनबीएफसी के ऊपर है। तो आप यदि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में देखें, टैक्स ऑडिट के ऊपर, जीएसटी ऑडिट पर, पीएसयू ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस, शेड्यूल 3, इन पर कोई क्वेश्चन एज सच फ्रेम नहीं किए गए। नाउ अब बात कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका ए पार्ट ये बात कर रहा है कि मून लिमिटेड एक डीलर है इन द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। कंपनी का एक सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस है। ऑडिटर ऑफ द कंपनी normally attend the physical verification of stock carried out by the management at the end of the financial year. However, due to certain disturbances in the region, physical inventory counting could not be carried out at the year end, and the stock taking is decided to be done by the management at some other date subsequently after a month. इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए था। मैनेजमेंट ने ही डिसीजन लिया है कि जो स्टॉक टेकिंग है वो आफ्टर अ मंथ होगी। ये मैनेजमेंट का डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर फिजिकल वेरिफिकेशन को अटेंड नहीं कर पाया उस समय जब मैनेजमेंट ने की। मैनेजमेंट ने ही फिजिकल वेरिफिकेशन को 1 मंथ लेट किया है, ईयर एंड पर नहीं किया। एन्यूमरेट द ऑडिट प्रोसीजर टू बी कंसीडर्ड बाय जेके एंड एसोसिएट्स if physical inventory counting is conducted at a date other than the date of financial statement। फिर दोबारा हिंट दिया गया कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है when the physical inventory count is being conducted on a date other than the date of financial statement, तब ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर SA 501 के ऊपर है। पहले हम जनरल प्रोसीजर्स देंगे एंड देयर आफ्टर कि यदि इन्वेंट्री काउंट होता है ऑन ए डेट अदर देन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर इन एडिशन टू द प्रोसीजर एज स्पेसिफाइड अबव, जो जनरल प्रोसीजर है इनके एडिशन में ही नीड टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर अबाउट द ऑडिट एविडेंसेस वेदर changes in inventory between the count date and the date of financial statement are properly recorded or not। तो ये इसका सबसे मेन पैरा है। तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था।
तो मेरे हिसाब से जो इसकी सुजेस्टेड मार्किंग होगी, 1 मार्क स्टैंडर्ड को रिकॉग्नाइज करने के और उसके नाम और नंबर लिखने के, 2 मार्क्स इसके जनरल प्रोसीजर के होंगे और 2 मार्क्स इसके स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स के होने चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट ये कहता है कि आप ऑडिटर हैं एक ऐसी एंटिटी के जो फूड प्रोडक्ट सप्लाई करती है एयरलाइन कंपनीज को। एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट कंपनी नीड टू स्टॉक वेरियस नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स फॉर कमिंग 1 मंथ, एवरेज होल्डिंग 75 करोड़ रुपीस की है। पेमेंट टर्म्स सेटल्ड है और कंपनी अराउंड 45 डेज में पेमेंट्स रिसीव कर लेती है। एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन वेल टिल द एंड ऑफ मार्च 20 when pandemic COVID hit the world and everything came to a standstill. Aviation sector was hit hard and no flights from April 20 onwards. Consequently, business got severely affected and scheduled supply of goods to airlines also were not made. And liquidity position of airlines company got hit and the scheduled payments were also not received on the due dates. As the auditor of PQR, what audit procedure would you perform to ensure that all subsequent events are considered so that financial statement for the year ending 31st March 2020 represent true and fair view? कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है जिन्होंने क्वेश्चंस को बड़ा जल्दबाजी में पढ़ा हो, वो इसका आंसर ऐसे 570 पर गोइंग कंसर्न पर देकर आ सकते हैं, जो इन माय ओपिनियन शायद से ठीक नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन ने ऊपर तो थोड़ा सा गोइंग कंसर्न की भूमिका बनाई, लेकिन एंड में आते आते रिक्वायरमेंट में क्या लिख दिया, आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे टू एंश्योर ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर कंसीडर्ड। ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर कंसीडर्ड। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे 560 के जनरल प्रोसीजर्स के ऊपर बेस्ड है कि ऑडिटर को इंश्योर करना है दैट ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट आर बीइंग आइडेंटिफाइड and appropriately accounted for or disclosed as per the requirement of applicable financial reporting framework. So इस क्वेश्चन का आंसर इन माय ओपिनियन SA 560 पर बेस्ड होना चाहिए और SA 560 का ये सारा का सारा जनरल प्रोसीजर जो हम करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट का सी पार्ट, जीएस एंड कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 1920। ऑडिट टीम ने ऑडिट कंप्लीट कर ली है एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट। मैनेजमेंट ने ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर ली। ऑडिट इंचार्ज was going through the draft annual report and observed that company has included an item in its annual report that indicate downward trend in market prices of key commodities or raw material as compared to the previous year. However, actual profit margin as reported in the financial statement has gone in reverse direction, means profit बढ़ रहे हैं। Audit manager discussed this नहीं ऊपर लिखा है इन्होंने कमोडिटीज और रॉ मटेरियल, इनके प्राइस डाउन हो रहे हैं, तो जो प्रॉफिट्स हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्रॉफिट रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, मींस दोनों चीजें मैच नहीं कर रही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन दे रही हैं आप और जो आप एनुअल रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन दे रही हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, मिस स्टेटमेंट अराइज हो रही है, इनकंसिस्टेंसी है, जो SA 720 का एग्जैक्ट वर्ड है, इनकंसिस्टेंसी। ऑडिट मैनेजर ने फर्म के पार्टनर से ये मैटर डिस्कस किया और उसने कहा ऑडिटर्स आर नॉट कवर्ड विद सच डिस्क्लोजर। कवर्ड वर्ड गलत आया है क्वेश्चन में, यहां कंसर्न्ड वर्ड होना चाहिए था। तो एनुअल रिपोर्ट की जिम्मेदारी ऑडिटर की नहीं है, ऐसा ऑडिट फर्म के पार्टनर ने कहा। क्या आपको लगता है पार्टनर करेक्ट है? नो। SA 720 क्लियरली बताता है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन द अदर इंफॉर्मेशन एंड रीड दैट अदर इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई यदि कोई इनकंसिस्टेंसी है तो, और यदि कोई इनकंसिस्टेंसी है देन एप्रोप्रिएट प्रोसीजर उसको परफॉर्म करने पड़ेंगे और उसकी रिपोर्टिंग भी रिक्वायर्ड है।
So considering the requirement of SA 720, it can be concluded that partner is not correct in his approach. तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो पहले क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं 3 एसए के ऊपर। फर्स्ट SA 501 के ऊपर आया है क्वेश्चन। देयर आफ्टर दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा वो था SA 560 पर। और थर्ड पार्ट जो है वो है SA 720 पर। इनके आंसर्स, डिटेल्ड आंसर्स मैंने इस सुजेस्टेड आंसर में दिए हैं। आंसर जो एग्जैक्ट इंस्टीट्यूट के आएंगे वो हो सकता है इन आंसर से डिफर करें कुछ जगह पर, बट ऐसी उम्मीद मुझे कम लगती है। उसका कारण यह है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को जब हम प्रॉपरली एनालाइज कर लेते हैं तो उसका आंसर एप्रोप्रिएटली ही फ्रेम होता है, बट यदि एजम्पशंस को चेंज कर दिया जाए देन आंसर में बी चेंज्ड। तो मैंने जितना इन क्वेश्चंस को समझा है उसके बेस पर जो मुझे एप्रोप्रिएट आंसर लग रहे थे वो मैंने यहां पर दिए हैं, बट एज द वर्ड जो इंस्टीट्यूट भी वर्ड यूज करता है सुजेस्टेड, वही वर्ड मैं यूज कर रहा हूं। आंसर में चेंज हो सकता है किसी और टीचर ने, किसी और फैकल्टी ने किसी और स्टैंडर्ड पर आंसर दिए, मैं उनको कभी नहीं कहूंगा कि वो आंसर गलत है, वो उनकी ऑब्जर्वेशन है। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट, एक SA 501 पर बेस्ड था, सेकंड पार्ट SA 560 पर बेस्ड है, थर्ड पार्ट SA 720 पर बेस्ड है। डिटेल्ड आंसर्स आप रेफर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये अगेन स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। While conducting the audit of PQR, Mr. X come across certain transaction जो उसकी ओपिनियन में सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस हैं विद द रिलेटेड पार्टीज एंड आइडेंटिफाइड टू बी आउटसाइड द एंटिटी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। Guide Mr. X with example of such transaction and to understand the nature of significant transactions outside the entity normal course of business। ऐसे 550 की सिचुएशन है कि यदि एज ए ऑडिटर हम कोई ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करते हैं विच इज बीइंग कैरिड आउट बाय द एंटिटी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसमें हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या रहेंगे और उसके ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के एग्जांपल्स पूछे गए हैं। जब हम अपनी क्लास में डिस्कशंस करते हैं तो इसके एग्जांपल हम इन जनरल उठा लेते हैं, बट अब क्योंकि इन्होंने एग्जांपल पर्टिकुलरली पूछ लिए हैं तो यहां पर हमें जो स्टैंडर्ड्स के अंदर ही एज सच एग्जांपल्स दिए हुए हैं वही एग्जांपल्स हमें यहां पर देने पड़ेंगे। यहां पर होगा क्या, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट कर करके आ जाएंगे, जनरल आंसर्स दे देंगे कि आप नेचर ऑफ इन ट्रांजैक्शन, क्या रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है, इन चीजों को कवर अप कर देंगे। बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली एक रिक्वायरमेंट और भी है कि गाइड विद एग्जांपल, तो आपको एग्जांपल भी साथ में स्पेसिफाई करने होंगे। तो ये क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है मेरी ओपिनियन में हो सकता है 3 नंबर प्रोसीजर्स के हों, 2 नंबर एग्जांपल्स के हों, बट वो तो जो मार्किंग स्कीम है इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा। हो सकता है वो इसके 2 नंबर कर दे, इसके 3 नंबर कर दे, इसका 1 कर दे, इसके 4 कर दे। दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट, NFRA कौन सी कंपनीज को गवर्न करता है उसके ऊपर है। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऑडिट फर्म seeks your guidance on the applicability of those categories of the companies and body corporate which are covered by the NFRA rules। तो ये तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके अंदर तो आपको कोई आइडेंटिफाई करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी कि कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, कौन सा सेक्शन अप्लाई होना है, कौन सा क्लॉज है। ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल तभी होगा यदि आपने NFRA के प्रोविजन को याद कर रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट, ये प्रोफेशनल एथिक्स पर है।
सीए डाइस ने बैलेंस शीट साइन की, बैलेंस शीट में which failed to give disclosure of the charge created for rupees 4.35 crore against corporate guarantee given in favor of a group company. Balance sheet का size filed with the ROC was rupees 26.12 crore rupees. Now, अब बैलेंस शीट साइन हुई है, बैलेंस शीट साइन हुई और इसके अंदर डिस्क्लोजर नहीं दे रखा है जो चार्ज क्रिएट कराया गया है अगेंस्ट द कॉर्पोरेट गारंटी. दैट मींस डिस्क्लोजर्स आर नॉट appropriately given, misstatement exist in the financial statement. नाउ क्वेश्चन ने यह नहीं बताया क्या मिस्टर डाइस को इसकी नॉलेज थी या नहीं थी. यदि मिस्टर डाइस को इसकी नॉलेज थी और फिर इसने ये छुपाया है तो ये शेड्यूल सेकंड के पार्ट 1 के क्लॉज 5-6 में कवर हो सकता है. बट अदरवाइज उसको नॉलेज नहीं थी, उसने बिना एग्जामिनेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन कर दिया, देन ये क्लॉज 2 पार्ट 1 शेड्यूल 2 उसमें कवर होगा. प्राइमरीली मैंने इसको कवर अप किया है क्लॉज 2 एंड क्लॉज 7 के अंदर. क्लॉज 7 फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस. ऑल्टरनेट आंसर पॉसिबल है on the basis of clause 5 and 6 of part 1 of second schedule. ये डिपेंड करता है अब इंस्टीट्यूट किस तरीके से इसके आंसर को फ्रेम करता है. वो इसको 5-6 पर लेकर आते हैं या 2 and 7 पर लेकर आते हैं. मेरी ओपिनियन में 2 and 7 भी ठीक है, assumption चेंज करूं तो 5 and 6 भी ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट बैंक ऑडिट पर है. इन द कोर्स ऑफ स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट ऑफ केएस बैंक लिमिटेड यू ऑब्जर्व दैट सम बोरोवर अकाउंट्स हैव बीन रेगुलराइज्ड बिफोर बैलेंस शीट डेट ओवरड्यू अमाउंट को पे करके. जो हम एडवांसेस की वेरिफिकेशन करते हैं उसके अंदर ये एक स्पेशल केस आता है, अकाउंट्स रेगुलराइज्ड नियर द बैलेंस शीट डेट. अब यहां पर अकाउंट रेगुलराइज्ड हुआ है नियर द बैलेंस शीट डेट, तो उसमें आपको ध्यान हो जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि यदि अकाउंट्स में इनहेरेंट वीकनेसेस हैं, बेशक अकाउंट आपने नियर द बैलेंस शीट डेट सेटल कर दिया है लेकिन उस अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग क्लासिफाई किया जाएगा यदि अकाउंट में इनहेरेंट वीकनेस एग्जिस्ट करती है तो, एंड एप्रोप्रिएट प्रोविजंस फॉर बैड डेट आर टू बी मेड. तो उसके ऊपर ही पूछा गया है आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे एंड स्पेशल फोकस ऑन क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स. 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है. ये इसका कंप्लीट आंसर दिया हुआ है बेस्ड अपॉन द क्लासिफिकेशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजंस. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. CAN अपॉइंट हुए हैं एज ऑडिटर ऑफ TRP. While conducting the audit, he identifies some deficiencies in the internal control. He needs to determine whether a deficiency or a combination of deficiency constitute a significant deficiency and has to communicate them in writing to those charged with governance and management. Guide करिए with examples of matters to be considered while determining the significant deficiency. तो ऐसे 265 का क्वेश्चन है इन माय ओपिनियन, जिसमें हमें डिफाइन करना होगा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल क्या होता है और कि एक डेफिशिएंसी या एग्रीगेट ऑफ सम डेफिशिएंसीज वेदर दैट कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज और नॉट, उसके लिए हमें किन किन चीजों को कंसीडर करना होगा. तो ऐसे 265 के ऊपर इसका आंसर फ्रेम होगा इन माय ओपिनियन. इस वीडियो को देखकर कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या इसका ऑल्टरनेट आंसर किसी दूसरे स्टैंडर्ड पर हो सकता है. तो मैं एक चीज का डिस्क्लेमर देना चाहूंगा और वो डिस्क्लेमर यही है कि जो प्राइमा फेसी मेरी ऑब्जर्वेशंस थी मैंने उसके हिसाब से इन आंसर्स को फ्रेम किया है, बट हो सकता है आपने किसी और अजम्पशंस पर अपने आंसर्स को दिया हो, तो वो ऐसा नहीं है कि आपके वो आंसर गलत होंगे या यही आंसर ठीक है. बिल्कुल
हो सकता है इंस्टीट्यूट कुछ और कंसीडरेशन के बेस पर आंसर को चेंज कर दे। सो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि आपने कोई दूसरा आंसर लिखा है तो वो गलत होगा। हो सकता है वो ठीक हो और जो मैंने यहां पर दिए हैं ये गलत हो, ऐसी भी संभावना है, बट मैं उसको गलत नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा ये ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। थर्ड का सी पार्ट, मिस्टर कुशल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा है और यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर ऑनलाइन फाइल की, और यूडीआईएन यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट नहीं किया। ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज नो फील्ड फॉर मेंशनिंग द यूडीआईएन ऑन डिजिटली साइन ऑनलाइन रिपोर्ट। क्या मिस्टर कुशल की कंटेंशन वैलिड है? नो, यूडीआईएन तो मैंडेटरी हो चुका है 2019 से। अब इसके बारे में कि यदि आपने ऑफिस के अंदर आर्टिकलशिप में कोई भी ऑडिट फाइलिंग का काम, ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग का काम किया है तो आपने देखा होगा यूडीआईएन नंबर को जनरेट होते हुए, इट इज मैंडेटरी। और यदि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स का, जो मैंडेटरी गाइडलाइंस है आईसीएआई की काउंसिल ने इशू कर रखी है, उनका कंप्लायंस नहीं होता, देन कौन सा क्लॉज अट्रैक्ट होता है? क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल, क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल। तो इस केस में मिस्टर कुशल की जो कंटेंशन है वो वैलिड नहीं है। इट अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इसका ए पार्ट, PQR लिमिटेड अ लिस्टेड एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में है। सीए जैज को अपना CFO अपॉइंट किया। CA जैज इज कंसर्न्ड अबाउट कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चों ने गलती जरूर की होगी। क्यों? अभी देखिए, CA जैज is concerned about compliance with provision of law and regulation that determine the reported amount and disclosure in the financial statement. Accordingly, CA Jazz wants to implement policies and procedures that can assist him in the prevention and detection of non-compliance with law and regulation. Help CA Jazz by citing example of such policies and procedure. कुछ स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली सीए जैज को ऑडिटर बना करके दिया होगा, बट ये क्वेश्चन एसए 250 का क्वेश्चन है और उसके सबसे पहले टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चन है, मैनेजमेंट के कंसीडरेशंस। सीए जैज इज नॉट ऑडिटर, ही इज द पार्ट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, वो सीएफओ है कंपनी का। तो टीसीडब्ल्यूजी की हैसियत से हमें इस क्वेश्चन के आंसर को देना था, नॉट इन द कैपेसिटी एज एन ऑडिटर। तो मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इन अ रिलेशन टू लॉ एंड रेगुलेशन? प्राइमरली मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी आर entrusted with compliance of applicable law and regulation, and for that purpose उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर वो बना सकते हैं। स्कैनर में एसए 250 का सबसे पहला क्वेश्चन ही आई थिंक ये डला हुआ है, जो ये इसके वेरियस पॉइंट्स हैं। ये तो ये क्वेश्चन मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से था, नॉट फ्रॉम ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इसके बाद आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर चलते हैं। फोर्थ का बी पार्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है। सीए विमल इज द ऑडिटर ऑफ एक्सीलेंट लिमिटेड, अ पेरेंट कंपनी विच प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट ने कंपोनेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड की। As the auditor, CA Vimal has to verify that all the components have been included in the consolidated financial statement and need to review the information provided by the parent entity. State the procedures to be followed by CA Vimal in respect of completeness of this information. तो किन किन प्रोसीजर्स को उसको फॉलो करना है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऑडिटर्स ड्यूटीज while examining the consolidated financial statement, उसके अंदर ये टॉपिक गिवन था। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट फोर्थ का सी पार्ट। फोर्थ का सी पार्ट कारो की स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट के ऊपर है। गिव योर कमेंट्स फॉर रिपोर्टिंग अंडर कारो 2016। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है।
आपके स्कैनर में जो कारों का सबसे लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सी पार्ट, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक 36 या 37 है, उसका सी पार्ट यही क्वेश्चन था। तो पैरा 3 क्लॉज 13 के ऊपर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है कारो 2016 का। नेक्स्ट, फिफ्थ का ए क्वेश्चन, फिफ्थ का ए मैनेजमेंट ऑडिट के ऊपर है और इसमें जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स का टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं कि क्या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट ऑडिटर फेस कर सकता है, उनको ओवरकम करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो होने चाहिए, एंड हाउ टू डिमोस्ट्रेट द क्लाइंट और द ऑडिटी दैट कि मैनेजमेंट ऑडिट इज ओवरऑल बेनिफिशियल टू एंटिटी एज वेल एज द कंसर्न्ड पर्सन जिसके डिसीजंस की मैनेजमेंट ऑडिट की जा रही है। तो क्वेश्चन क्या था, मैनेजमेंट ऑडिटर हैज टू एनालाइज द नेचर एंड कॉजेज ऑफ behavioral problems in the discharge of review function and to arrive at possible solutions to overcome these problems. As the management auditor, how will you demonstrate in arriving at a solution to behavioral problem and create an atmosphere of trust and friendliness in the audit reports? तो ये मैनेजमेंट ऑडिट के बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन था, जिसमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, रिपोर्टिंग मेथड्स एंड पार्टिसिपेटिव अप्रोच, इन तीनों को हमें डिस्कस करना था। फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट बड़ा सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, दैट वाज कंपोजिशन एंड रोल ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एज पर सेबी LODR रेगुलेशन। तो रेगुलेशन नंबर 19 एंड शेड्यूल 2 जिसके अंदर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का रोल डिफाइन किया गया है शेड्यूल 2 के पार्ट डी में, वो इसका आंसर बनेगा। रेगुलेशन नंबर 19 जिसमें नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी का कंपोजिशन है एंड शेड्यूल 2 का पार्ट डी जिसके अंदर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का रोल डिफाइन किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन का सी पार्ट पुराना क्वेश्चन है और क्वेश्चन बेस्ड है प्रोफेशनल एथिक्स शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज डी के शेड्यूल 1 पार्ट 1 के क्लॉज नंबर 6 पर। एक सीए ने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई, इट्स ओके, अट्रैक्टिव फॉर्मेट में बनाई, नो इशू, पर्पल कलर यूज किया, नो इशू, उस पर नेचर ऑफ असाइनमेंट हैंडल डाली, ओके, नो इशू, बट क्लाइंट का नाम भी डाला, यहां गलती कर दी, विदाउट सच रिक्वायरमेंट, तो एक प्रॉब्लम तो इस पर आ गई। ही आल्सो सर्कुलेटेड द इंफॉर्मेशन, दूसरी प्रॉब्लम इस पर आ गई, कंटेन्ड इन द वेबसाइट थ्रू ईमेल, हाउएवर ही डिड नॉट इंटीमेट द वेबसाइट एड्रेस टू द इंस्टीट्यूट। ये चीज आपको पहले ही बताई हुई है कि जब वेबसाइट डेवलप की जाती है, क्रिएट की जाती है, उस टाइम पर इंटीमेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटीमेशन इज टू बी गिवन व्हाइल पेइंग द एनुअल फीस। तो दो पॉइंट्स के ऊपर नेम ऑफ क्लाइंट्स को डिस्प्ले किया गया है एंड वेबसाइट की इंफॉर्मेशन ईमेल के थ्रू सर्कुलेट की गई है। क्लॉज 6 के अंदर मिस्टर विनीत को गिल्टी माना जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। इन द प्रेजेंट केस Mr. Vineet is guilty of professional misconduct as name of clients are displayed on the website without any requirement of regulator. चलिए लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ का बी पार्ट था ये, एक सेकेंड, ए बी सी, अच्छा सी में एक और ऑल्टरनेट था, और सी क्वेश्चन के दो पार्ट थे, दोनों में से आप एक कर सकते थे। सी का ऑल्टरनेट क्वेश्चन, ऑल्टरनेट क्वेश्चन है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है आईजी इंश्योरेंस कंपनी, जहां पर सारी की सारी ट्रांजैक्शन अप्लाइड एपिक नाम के सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोसेस्ड होती हैं। सीए विपिन टेक्निकली इक्विप्ड नहीं है टेक्नोलॉजी से, और उसने ट्रेडिशनल मैनुअल ऑडिटिंग अप्रोच को फॉलो करने का डिसीजन लिया है। He is of the view that understanding and using the client
ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज ऑप्शनल एंड नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका जो आंसर है, एक तो हम इन जनरल आईटी एनवायरनमेंट के अंदर इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट उसको बेस ले सकते हैं। दूसरा, हम इसका ऑल्टरनेट आंसर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर ले सकते हैं, जिसमें हम SA 315 को डिस्कस कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है। तो मेरी ओपिनियन में दोनों आंसर्स के मार्क्स अवार्ड होने चाहिए, बट इंस्टीट्यूट कैसे करता है वी डोंट नो। बट इन माय ओपिनियन दोनों आंसर अप्रोप्रिएट है। आप इसको इन जनरल SA 315 के ऊपर लेकर जाना चाहो तो ले सकते हैं। दूसरा, आप एक बेसिक डिस्कशन करना चाहें ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की, उसके बेस पर भी अपने आंसर को फ्रेम किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट NBFC के ऊपर था। NBFC में यह कहा गया कि आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं। इस NBFC की बड़ी सारी ब्रांचेस हैं। कंपनी का फोकस हाउसिंग फाइनेंस पर है। 150 करोड़ रुपीस के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं। कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट 15 करोड़ रुपए की मिस कर दी ऑन इट्स डेट। एज ए रिजल्ट NBFC की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी गई फ्रॉम D to A4, नहीं A4 से D पर, जो भी मतलब रेटिंग है डाउनग्रेड की गई है। आप इन रिलेशन टू द एक्टिविटी ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स के रेफरेंस में NBFC के अंदर आप किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे? तो जो NBFC की पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस थी इन रिलेशन टू क्रेडिट रेटिंग, इंटरेस्ट, रिटर्न एप्लीकेशन एटसेट्रा, वो हमें इसके आंसर में डालनी थी। पर्टिकुलरली मेन पॉइंट इसका जो रहना था वो हमारा क्रेडिट रेटिंग का रहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन SA 240 का है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ क्विक लिमिटेड यू सस्पेक्ट that management has made misstatements in the financial statement intentionally. How the fraudulent financial reporting may be accomplished and discuss the techniques of committing fraud by management overriding control. SA 240 में फ्रॉड को जो कमिट किया जाता है वो इधर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के थ्रू होता है। तो यहां पर फ्रॉड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मींस और मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स, उसके कुछ एग्जांपल्स को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। SA 240 का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, CA रोबो अपॉइंट हुए एज ए फोरेंसिक ऑडिटर बाय अ बैंक टू एग्जामिन अ बोरोवल अकाउंट, नाम ही है रॉन्ग लिमिटेड। रोबो ने अपनी फोरेंसिक ऑडिट स्टार्ट की और उसने रिव्यू किया बोरोवर की ट्रांजैक्शंस को एज पर बैंक रिकॉर्ड टू आइडेंटिफाई एनी हिडन पैटर्न इन दैट इंफॉर्मेशन। ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा को उसको रिव्यू करना है, हंड्रेड्स में डेली ट्रांजैक्शंस हैं और डाटा 3 सालों का रिव्यू किया जाना है। शी वाज स्टक अप हाउ टू प्रोसीड फर्दर टू आइडेंटिफाई हिडन पैटर्न इन द इंफॉर्मेशन। उसको टेक्निक सुजेस्ट करिए। तो जो आपको ध्यान हो तो फोरेंसिक ऑडिट की हमने 7 टेक्निक्स पढ़ी थी और उसमें जो लास्ट टेक्निक थी वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा के ऊपर एक हिडन इंफॉर्मेशन को, हिडन पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है दैट वाज डाटा माइनिंग टेक्निक। तो इसमें हमें डाटा माइनिंग टेक्निक का रेफरेंस देना था और उसकी थोड़ी सी डिटेल देनी थी। तो ये हमारा पेपर है नवंबर 20 एग्जाम का, न्यू सिलेबस का। नाउ कंसीडरिंग दिस पेपर, जो मेरी की ऑब्जर्वेशन है और रिकमेंडेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका May 21 में अटेम्प्ट है, नवंबर 21 में या उसके बाद भी अटेम्प्ट है, तो जैसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट फ्रेम कर रहा है उसके लिए आपको खाली क्वेश्चन बैंक पर रिलाई नहीं करना चाहिए, आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स में जाना चाहिए। समटाइम्स स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट होती है, डिमांड होती है फास्ट ट्रैक, रिवीजन बैच। मैं
इन पेपर्स को देखकर इस फेवर में बिल्कुल नहीं हूं कि आपको फास्ट ट्रैक या रिवीजन बैचेस को कवर अप करना चाहिए। आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स में जाना चाहिए। इंस्टीट्यूट 2.5 ईयर आपको देता है, 2.5 ईयर। तो 2.5 ईयर के अंदर यदि आप अपनी कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, then you will be able to identify the requirements of the question and attempt the paper appropriately. So this is all about November 20 final advanced auditing paper discussion. अच्छे से मेहनत करिएगा जिनके भी नवंबर 21 में एग्जाम है, और जिन्होंने नवंबर 20 में पेपर दिया है उनको मैं एक बात कहना चाहूंगा, बेशक हो सकता है आपके आंसर्स इन आंसर से मैच ना करें, बट घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। इंस्टीट्यूट अपने आंसर्स को किस बेस पर लेगा ये चीज हमें किसी को नहीं पता होती, बट जो मेरा मानना है, इंस्टीट्यूट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस को कंसीडर करता है हेड एग्जामिनर, कि यदि एक क्वेश्चन के 2, 3, 4 ऑल्टरनेट होते हैं तो वो सारे ऑल्टरनेट को कंसीडर करता है पेपर की चेकिंग के लिए। तो आपने अपने आंसर्स को जिस एजम्पशन पर भी, जिस कंसीडरेशन पर भी दिया है, तो मेरा मानना है कि उस कंसीडरेशन को एप्रोप्रिएटली इवैल्यूएट किया जाएगा और आपके अच्छे नंबर इस पेपर के अंदर आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट जिन्होंने भी पेपर दिया है नवंबर 20 का, और जो पेपर देने जा रहे हैं उनको मेरी एडवाइस, रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अच्छी तरह से डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िए। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक पर, चाहे वो मेरा है या किसी और टीचर का है या इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल है, उस पर आप 100% भरोसा नहीं करें। रीजन, वो सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक है जो आपको क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करा सकता है, बट डिटेल्ड कॉन्सेप्ट नहीं करा सकता। बट स्टूडेंट्स जब बार बार कहते हैं कि हाँ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वहां से मेन बुक से पढ़ा नहीं जा रहा, थ्योरी है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, क्या हम खाली स्कैनर कर लें? तो ऐसे टाइम पर मुझे लगता है कि जब बार बार स्टूडेंट एक चीज बोलता है तो टीचर फाइनली कह देता है हाँ बेटा कर लो। फिर सारे टीचर्स के क्वेश्चन बैंक आते हैं, बट और इंस्टीट्यूट का भी आता था पहले तो प्रैक्टिस मैनुअल, बट मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा जो May 21 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट जिन्होंने देना है, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग में अपने कॉन्सेप्ट को पढ़िए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।